हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जैसी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अधिगम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में। अधिगम का जो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था, तो वह दिया था एडवर्ड एल थर्नडाइक ने दोस्तों। तथा थर्नडाइक ने जो है किस जीव पर जो है प्रयोग किए थे, तो दोस्तों इन्होंने बिल्ली पर जो है प्रयोग किया था दोस्तों। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उनको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत अर्थात एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो प्रतिपादित किया था इवान पी पावलोव ने। तथा पावलोव को उनके कार्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था दोस्तों 1904 में। पावलोव ने अपने प्रयोग जो थे वह किस पर किए थे, तो उन्होंने अपने जो प्रयोग थे वह कुत्ते पर किए थे। तथा क्या प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था B.F. स्किनर ने दोस्तों। स्किनर ने अपने प्रयोग जो है किन जीवों पर किए थे, तो उन्होंने चूहे और कबूतर पर जो है अपने प्रयोग किए थे दोस्तों। अधिगम में पुनर्बलन के महत्व पर किसने सबसे अधिक बल दिया है, तो दोस्तों B.F. स्किनर जो है अधिगम में पुनर्बलन पर जो है महत्व इन्होंने B.F. स्किनर ने दिया है दोस्तों। पुनर्बलन का जो सिद्धांत या प्रबलन का जो सिद्धांत है मूल रूप से किसने दिया, तो वह दिया दोस्तों C.L. हल ने दोस्तों। अधिगम या सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत किसने दिया है, तो वह दिया दोस्तों कोहलर, कोफा तथा बर्दीमर दोस्तों। ये गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं दोस्तों। कोहलर ने अपने जो प्रयोग किए थे वह किस नाम के चिंपांजी अर्थात जो बनमानुस था उस पर किए थे दोस्तों, वह था सुल्तान नाम का दोस्तों। गेस्टाल्ट जो है किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है, तो दोस्तों जर्मन भाषा का जो शब्द है गेस्टाल्ट है तथा जिसका अर्थ है पूर्णाकार या समग्र रूप दोस्तों। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत जो दिया था वह किसने दिया तथा किसने प्रतिपादित किया था, तो वह किया था दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने। बंडूरा ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया था दोस्तों, इन्होंने बोबो नामक जो डाल का उपयोग की अपने प्रयोगों में किया था दोस्तों। अधिगम का सोपान की जो सिद्धांत है वह किसने दिया था, तो वह दिया था दोस्तों रॉबर्ट गैनो ने। रॉबर्ट गैनो के अनुसार अधिगम के कितने चरण या प्रकार हैं दोस्तों, दोनों के अनुसार जो है 8 चरण हैं अधिगम के। गैनो के अनुसार अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों संकेत अधिगम जो है वह सबसे निम्नतम स्तर है दोस्तों गैने के अनुसार। गैने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर की बात की जाए तो वह है समस्या समाधान अधिगम दोस्तों। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक की बात की जाए तो वह है दोस्तों कुर्ट लेविन। तथा चिन्ह अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था एडवर्ड टॉलमैन ने दोस्तों। अन्वेषण अर्थात जब खोज सिद्धांत की बात की जाए तो वह हो जाएंगे दोस्तों जेरोम ब्रूनर ने। तथा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 स्तर जो हैं वे कौन से हैं, तो वह हैं दोस्तों संक्रियात्मक, दृश्यात्मक और सांकेतिक। ये ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास के 3 स्तर हैं दोस्तों। अनुभवात्मक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों कार्ल रोजर्स ने। शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत की बात की जाए वह दिया था डेविड आशुबोल ने। आशुबोल के अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, तो दोस्तों इन्होंने 4 अधिगम के प्रकार बताए हैं, अधिग्रहण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण दोस्तों। थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य कितने नियम दिए थे, तो दोस्तों इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम। ये उन्होंने जो अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं तथा जो है 5 जो हैं गौड़ नियम दिए हैं अधिगम के। करके सीखना जो है अधिगम के किस नियम पर आधारित है, तो दोस्तों ये अभ्यास के नियम पर जो है आधारित है। तथा पुरस्कार एवं दंड का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है, तो दोस्तों यह प्रभाव के नियम से संबंधित है। बात करेंगे अधिगम की परिभाषाएं और विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो अधिगम है, यह कथन जो है वह किसका है, तो दोस्तों यह कथन है वुडवर्थ का। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन जो है अधिगम है, ये किसने कहा था, तो दोस्तों यह कथन है गिलफोर्ड का। तथा अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम है, यह परिभाषा जो है वह है गेट्स व अन्य की दोस्तों। अधिगम आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है, ये कथन किसका है, तो दोस्तों क्रो एंड क्रो का जो है यह कथन है। प्रगत से व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, किसने कहा था, तो दोस्तों यह कहा था स्किनर ने।
अधिगम की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों व्यवहार में जो अपेक्षित परिमार्जन या परिवर्तन लाना, जो अर्थात व्यवहार में जो कुछ परिवर्तन लाना, वह है अधिगम की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों क्या परिपक्वता के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन जो है अधिगम कहलाता है? तो दोस्तों जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति परिपक्व हो गया हो अर्थात मैच्योर हो गया हो तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। नहीं, ये एक स्वाभाविक जो है जैविक प्रक्रिया है। दोस्तों थकान, बीमारी या नशीले पदार्थों के सेवन से व्यवहार में आया अस्थायी परिवर्तन क्या अधिगम है? तो दोस्तों यहाँ पर थकान, बीमारी, नशीले पदार्थों को जो है अधिगम में स्वीकार नहीं किया जाता है। दोस्तों अर्थात इसका असर हो जाएगा नहीं। अधिगम की प्रवृत्ति जो है वह कैसी होती है? तो दोस्तों अधिगम का जीवन जो है जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अधिगम का जो स्वरूप की बात की जाए तो कैसा होता है? तो अधिगम सार्वभौमिक और उद्देश्यपूर्ण होता है। तथा अधिगम और विकास में क्या संबंध है? तो दोस्तों अधिगम और विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। दोस्तों अधिगम का प्राथमिक उद्देश्य जो है वह क्या होता है? तो व्यक्ति के वातावरण के साथ अनुकूलन अर्थात एडजस्टमेंट करने में जो है सक्षम बनाना जो है अधिगम का प्राथमिक उद्देश्य होता है। दोस्तों क्या अधिगम केवल औपचारिक होता है? दोस्तों तो नहीं, ये औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों रूपों में होता है। दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया में पहला चरण जो होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों ये आवश्यकता अर्थात अभिप्रेरणा जो है अधिगम की प्रक्रिया में पहला चरण होती है। दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारक जो है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों अभिप्रेरणा। बालक का प्रथम शिक्षक जो है किसे माना जाता है? तो दोस्तों माता को जो है बालक का प्रथम शिक्षक माना जाता है और प्रथम पाठशाला जो है वह परिवार को मानी जाती है। दोस्तों बात की जाए अधिगम के 3 मुख्य क्षेत्र जो हैं वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये अधिगम के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं। दोस्तों ब्लूम के वर्गीकरण का जो संबंध है वह किससे है? तो दोस्तों अधिगम के उद्देश्यों से जो है ब्लूम का वर्गीकरण का संबंध है। स्मृति के 3 स्तर की बात की जाए तो दोस्तों वह है अवबोध स्तर और चिंतन स्तर और स्मृति स्तर। दोस्तों ये स्मृति के 3 स्तर हैं। अधिगम की गति जो है कब तीव्र होती है? जब शिक्षार्थी सीखने के लिए जो है मानसिक रूप से तत्पर होता है, तब जो है अधिगम की गति है वह तीव्र होती है। दोस्तों बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण और वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। अधिगम स्थानांतरण क्या है? तो दोस्तों एक परिस्थिति में जो सीखा गया ज्ञान जो है दूसरी परिस्थिति में जो है उपयोग करना जो है अधिगम स्थानांतरण कहलाता था। साइकिल चला रहा कोई व्यक्ति जो है अगर सीधे मोटरसाइकिल चलाता है तो उसमें जो है एक परिस्थिति की जो ज्ञान है दूसरी परिस्थिति में उसका जो उपयोग हो रहा है तो वह अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। दोस्तों सकारात्मक स्थानांतरण की बात की जाए तो जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में जो है सहायता कर रहा है, अर्थात साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल सीखेगा तो वह कहीं ना कहीं सकारात्मक स्थानांतरण होगा, तो वह सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। दोस्तों नकारात्मक स्थानांतरण की बात की जाए जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करें, जैसे भारत में दाएं हाथ से गाड़ी चलाना और विदेश में बाएं हाथ से गाड़ी चलाना जो है ये बाधा लगती है, तो वहाँ पर नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। दोस्तों बात की जाए शून्य स्थानांतरण जो है किसे कहते हैं? दोस्तों जब पूर्व ज्ञान या नए ज्ञान को सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वहाँ पर शून्य स्थानांतरण होता है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण की बात की जाए जब शरीर के एक भाग जैसे दाएं हाथ द्वारा सीखे गए कौशल दूसरे बाएं हाथ में स्वतः अपने आप ही स्थानांतरित हो जाए तो वह कहेगा द्विपार्श्विक स्थानांतरण। दोस्तों और अगर कोई व्यक्ति अपने दाएं हाथ से लिखता है वह स्वतः ही अपने बाएं हाथ से भी लिखना स्टार्ट कर दे वैसे ही तो वह कहलाएगा द्विपार्श्विक स्थानांतरण। दोस्तों लंबवत स्थानांतरण की बात की जाए तो वह निम्न स्तर पर सीखे गए ज्ञान का उच्च स्तर की समस्याओं को हल करने में उसका उपयोग करना जो है लंबवत स्थानांतरण कहलाएगा। तथा क्षैतिज स्थानांतरण की बात की जाए तो समान स्तर की परिस्थितियों में ज्ञान का अनुप्रयोग करना जो है क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। अच्छा उसी से रिलेटेड जो परिस्थितियाँ आती हैं उन्हीं पे का जो उपयोग करना उसी मतलब कि परिस्थितियों में उसी प्रकार की जो अनुभव का उपयोग करना जो है वह क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। तथा अधिगम स्थानांतरण का मानसिक शक्तियों का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? तो वह दिया था दोस्तों प्लेटो ने। ये प्राचीन सिद्धांत है। समान तत्वों का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थार्नाइड ने। तथा सामान्यीकरण को जो सिद्धांत की बात किया था वह किसने प्रतिपादित किया था? वह प्रतिपादित किया था C.H. जूड ने। दोस्तों अधिगम वक्र जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों अधिगम की उन्नति अवनति की मात्रा और गति को ग्राफ पर दर्शाना जो है अधिगम वक्र
प्रदर्शित करता है दोस्तों। अधिगम वक्र के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। बात की जाए सरल रेखी वक्र की, तो सीखने की गति हमेशा एक समान रहना जो है वह सरल रेखी गति कहलाती है दोस्तों। बात की जाए उन्नतोत्तर वक्र के बारे में, तो प्रारंभ में सीखने की गति जो है अत्यधिक तीव्र होना, उसके बाद में धीमे धीमे कम होती चली जाना, तो वह कहलाएगा उन्नतोत्तर वक्र दोस्तों। बात की जाए नतोदर वक्र के बारे में, तो प्रारंभ में सीखने की गति धीमे धीमे होना, बाद में तीव्र हो जाना जो है वह नतोदर वक्र का उदाहरण है। तथा मिश्रित वक्र या एस आकार का जो वक्र है वह सीखने की गति का बार बार तीव्र और मंद होना जो है वह मिश्रित प्रकार का वक्र कहलाएगी दोस्तों। बात की जाए अधिगम का पठार के बारे में, तो ऐसी स्थिति जब अधिगम की गति जो है वह रुक जाती है और ग्राफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखता है, तो वह कहीं ना कहीं पठार का ग्राफ में पठार का रूप ले लेती है, तो वह अधिगम का पठार कहलाएगी दोस्तों। बात की जाए अधिगम के पठार बनने का मुख्य कारण जो है क्या होता है, तो दोस्तों थकान, रुचि का अभाव, पुरानी आदतों का जो संघर्ष या प्रेरणा की जो कमी होती है वह कहीं ना कहीं अधिगम के पठार बनने का मुख्य कारण होती है दोस्तों। क्या अधिगम का पठार एक स्थायी अवस्था है, तो दोस्तों यह उपयुक्त प्रेरणा और आराम के बाद जो है यह समाप्त हो सकता है, तो ये कोई एक स्थायी अवस्था नहीं है। पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने की क्रिया में शिथिलता का आभास होता है। ये किसने कहा, तो दोस्तों यह कहा है रास ने। बात करेंगे बाल विकास और अभिप्रेरणा और शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो वह दिया था दोस्तों जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी हैं वह दी हैं दोस्तों 4 संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक तथा अमूर्त संक्रियात्मक। इस जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, तथा वाइगोत्स्की के अनुसार जो पीडी है वह इसका पूर्ण रूप है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वह उसका पूर्ण रूप कहलाएगा दोस्तों जेपीडी का। वाइगोत्स्की के अनुसार जो स्केप फोल्डिंग अर्थात पहाड़ या ढांचा है वह क्या है, तो दोस्तों वयस्कों द्वारा दी जाने वाली जो अस्थायी सहायता होती है वह पहाड़ या ढांचा कहलाएगी दोस्तों। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था, तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तथा मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात की जाए तो वह दिया था एरिक एरिक्सन ने। इन्होंने 8 अवस्थाएं इसकी बताई हैं दोस्तों। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो दिया था वह दिया था दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने। तथा मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों विलियम मैकडूगल ने। तथा इन्होंने जो है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो दिया था वह दिया था अब्राहम मैस्लो ने। तथा इन्होंने 5 स्तर इसके बताए हैं दोस्तों। बात की जाए किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि के जनक जो है वह है फ्रोवेल। तथा मारिया मॉन्टेसरी की जो प्रतिपादक जो मॉन्टेसरी विधि है वह उसका प्रतिपादन किया था मारिया मॉन्टेसरी ने, मॉन्टेसरी विधि का। तथा प्रोजेक्ट विधि है तो योजना तथा परियोजना की बात की जाए तो वह है विलियम हेनरी और किलपैट्रिक दोस्तों। ह्यूरिस्टिक अर्थात खोज विधि जो दी थी वह दी थी H.E. आर्मस्ट्रांग ने। तथा डाल्टन प्रयोगशाला योजना जो है वह किसने दी थी, तो वह दी थी हेलन पार्क हस्ट ने दोस्तों। बात की जाए बुद्ध का एक कारक सिद्धांत जो दिया था वह दिया अल्फ्रेड पिने ने। तथा द्विकारक तथा बहुभुज द्विकारक सिद्धांत तथा वह दिया था वह चार्ल्स स्पीयरमैन ने दोस्तों। तथा बहुबुद्ध सिद्धांत दिया था होवार्ड गार्ड ने। तथा बुद्ध लब्धि का जो सूत्र है वह है दोस्तों बुद्ध लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे आस्तिक आयु गुणे 100 दोस्तों। IQ का सूत्र वर्तमान रूप में किसने दिया था, तो वह दिया था दोस्तों टर्मन ने। इन्होंने दिया था 1916 में दोस्तों। सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण जो है वह क्या है, तो दोस्तों औपचारिक चिंतन जो है वह सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण है। तथा पठन अक्षमता को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। तथा लेखन संबंधी जो विकार होते हैं उनको कहा जाता है डिस्ग्राफिया दोस्तों। तथा जहाँ कैलकुलेशन संबंधी जो समस्या आएगी तो वह हो जाएगी दोस्तों डिस्कैलकुलिया। तथा जहाँ पर गति कौशल विकार देखने को मिलेगा तो वहाँ पर हो जाएगी दोस्तों डिप्रेक्सिया। बात की जाए किशोरावस्था बड़े तूफान, विरोध और तनाव की अवस्था ये किसने कहा था, तो दोस्तों ये कथन जो है वह है स्टैनले हॉथ का। तथा ये बहुत ही रिपीटेड तथा इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, ये बार बार रिपीट होता रहता है परीक्षा में। बात की जाए RTE अधिनियम जो 2009 है भारत में कब लागू हुआ था, दोस्तों ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। बात की जाए NCM नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का मुख्य जो सूत्र है वह है शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात लर्निंग विथआउट बर्डन, अर्थात शिक्षा जो है
वह बिना किसी तनाव अर्थात बिना बोझ के दी जानी चाहिए दोस्तों। तथा इसमें जो है बच्चे को ऊपर मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाया गया है दोस्तों। तथा इसमें जो है वह किसी को डांट या मार या उनके जो बस्ते का भार को कम करने को बताया गया है दोस्तों। बात की जाए माइक्रो टीचिंग जो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की कुल कितनी अवधि होती है, तो दोस्तों इसके अनुसार जो है 36 मिनट जो है वह भारतीय प्रतिमान के अनुसार है माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की विधि होती है। बात की जाए अधिगम का मुख्य आधार जो है क्या माना जाता है, तो दोस्तों शिक्षार्थी की जो स्वयं की जिज्ञासा और सक्रिय भागीदारी जो है अधिगम का मुख्य आधार माना जाता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।